तो इश्क हो ही गया। भाग 23। कहाँ हो सकते हैं दुबे जी? राधा उलझन से कमरे में खड़ी खुद से सवाल कर रही थी, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं। राधा कुछ सोचकर शंकर काका को कॉल लगाई। 2-3 रिंग के बाद शंकर काका फोन उठाए। हाँ, बोला के। राधा का नंबर शंकर काका के फोन में नहीं था, तो वो पहचान नहीं पाए। वहीं राधा जब सुबह काका को कॉल लगाई थी, तो उसके बाद उनका नंबर याद करके अपने फ़ोन में सेव कर चुकी थी। काका, मैं राधा हूँ। राधा जल्दी से जवाब दी। अच्छा राधा बिटिया, हाँ हाँ बोला, का काम है? अंतिमा तो ठीक है ना? काका के पूछने पर राधा और परेशान हो गई, क्योंकि उसे तो लगा था अंतिम शायद दुकान गया है, मगर काका की बातों से साफ था कि अंतिम वहाँ नहीं है। कहीं काका भी उसकी तरह परेशान न हो जाए, इसलिए राधा उन्हें बात नहीं बताई। कुछ कुछ नहीं काका, वो यूं ही फ़ोन की। सब ठीक हो कि नहीं? काका थोड़ी परेशानी से पूछे। राधा उलझन से अपने निचले होठ को दबाई, तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा। राधा देखी तो वो अंतिम का ही था। उसके चेहरे पर एक राहत भरी खुशी आ गई। काका, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? राधा जल्दी से बोली और फ़ोन काट दी। काका का फ़ोन काटने में राधा अंतिम का कॉल उठा नहीं पाई। राधा फिर से अंतिम को कॉल लगाई, तो इस बार अंतिम कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही राधा के कानों में बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। दुबे जी, कहाँ हो तुम? राधा हैरत से पूछी। राधा जी, हम खाली थे तो सोचा आपकी कोचिंग के बारे में पता लगा ले, बस आ ही रहे हैं हम। अंतिम थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, क्योंकि जहाँ पर वो था वहाँ बहुत जाम लगा हुआ था और गाड़ियों और लोगों की तेज आवाज़ें आ रही थीं। मगर तुम हो कहाँ? राधा हैरत से पूछी। हम लंका पे हैं। अंतिम जैसे ही बोला, राधा अचरज से लगभग चीखती हुई बोली, श्रीलंका? अरे राधा जी, हम श्रीलंका नहीं, लंका बोले। लंका भी अच्छू वाला लंका। अंतिम राधा की हड़बड़ाहट समझते हुए उसे समझाया। राधा को अपने बचकानी सवाल पर बड़ी शर्म आई और वो जल्दी से बोली, ठीक ठीक है, लेकिन जल्दी आओ। जी, हम आते हैं, अंतिम कहा, जिसके बाद वो फ़ोन काट दिया। राधा फ़ोन काटते ही अपने सिर पर हाथ मारी। पागल हो गई है राधा तू? कहाँ से दुबे जी श्रीलंका पहुँचाएंगे? खुद पर ही हंसकर राधा फ़ोन चार्जिंग में लगाकर वापस नीचे आ गई। नीचे आज अलग ही बखेड़ा चल रहा था शायद। नीचे एक काले कोट वाला शख्स बैठा था, देखने में वकील ही लग रहा था। राधा धीरे से चाची जी के पास गई। चाची जी, ये वकील? इन्हीं से बहुत साल पहले हमारे ससुर जी जायदाद के कागज बनवाए थे। चाची जी राधा को बताई। राधा अपना सिर हामी में हिलाती और चुपचाप सबकी ओर देखने लगी, क्योंकि उसे अभी कुछ नहीं मालूम था इन बातों के बारे में, तो चुप ही रहना है सही समझी, और ना ही उसे इन सब बातों में कोई रुचि थी। बाबूजी के विल में साफ लिखा है कि हमारे पूर्वजों की सभी जमीन इस घर के बड़े बेटे के नाम होगा। बड़े पापा सख्ती से सबकी ओर देख बोले। लेकिन भैया, सुधा जी कुछ बोलना चाहती थी, मगर बड़े पापा एक नज़र गुस्से में उन पे डाले। बहू, बीच में ना ही बोल। सुधा, हम बात कर रहे हैं। अंतिम के पिता राम नरेश जी सुधा जी की ओर देख उन्हें शांत रहने को बोले। इस जायदाद में साफ लिखा है कि घर के बड़े पोते के नाम होगा सारा जमीन। बड़े पापा सबको ललकारती आंखों से देखे। उनकी बात सुन वहाँ उनके पीछे खड़े पुष्कर भैया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन उनका मतलब था अर्थ।
चाचा जी परेशानी से कहे। मगर अर्थवा तो अब मर गया, तब अर्थवा के बाद हमारा पुष्कर ही है इस घर का बड़ा बेटवा। बड़ी माँ हाथों में पकड़ा बीना झलते हुए बोली। उनकी बात एक टीस की तरह लगी राम नरेश जी और सुधा जी के दिल में। दीदी ऐसी कड़वी बातें ना किया करो, जी जला देती हूँ। चाची जी गुस्से में बड़ी माँ की ओर देखी, मगर बड़ी माँ ऐसे मुंह पिचकाई जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उनके बीच बैठे वकील साहब बोले, देखिए ये कागज़ हमारे पास पड़ा हुआ था और हम बहुत वक्त से आप लोगों को जानते हैं, इसीलिए देने आ गए, और साथ ही एक और कागज़ देना था। सभी वकील साहब की ओर हैरत से देखने लगे। पुष्कर भैया तो अब कब से उतावले थे। उन्हें लगा शायद वो कागज़ वो चाबी है जो उन्हें सभी जायदाद तक पहुंचाएगी, तो जल्दी से पूछे, हाँ बोलिए। इस कागज़ के मुताबिक अर्थ जंग पे जाने के पहले अपनी सारी जायदाद अंतिम की होने वाली संतान के नाम करके गया, जिसका मतलब है अब अंतिम इस जायदाद का मालिक है। वकील की ये बात सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा मुंह खोले सबका मुंह ताकने लगी। पुष्कर भैया का तो पारा ही चढ़ गया। ये बात जान वो सबकी ओर देख बदहवास से बोले, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ है, आप ठीक से सब देखिए, हमें तो नहीं मालूम था इस बारे में। क्योंकि अर्थ किसी को भी बताने से मना किया था। उसने कहा था वो आएगा तो अगर बताना हुआ तो वो खुद बताएगा, मगर जब उसकी खबर आई तो अब बात छिपाने का कोई औचित्य ही नहीं बचा। वकील साहब सब कुछ समझाए, मगर पुष्कर भैया अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं थे। तो आप पहले काहे नहीं बताए? देखिए मिस्टर पुष्कर, मुझे कोई शौक नहीं झूठे कागजात बनवाने का, और मैं पहले नहीं आया क्योंकि मेरे ख्याल से इस घर का बेटा शहीद हुआ था, और उस माहौल में आकर यूँ जायदाद की बातें करना सही नहीं। वैसे भी कागजात अभी कुछ दिन पहले ही तैयार हुए हैं। वकील साहब बोले और अपनी जगह से खड़े होते हुए राम नरेश जी की ओर देख बोले, चलते हैं नरेश, ख्याल रखना। वकील साहब राम नरेश जी के बचपन के मित्र थे। इस वक्त वो समझ रहे थे कि घर का माहौल शायद बिगड़ने वाला है, तो वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही बड़े पापा राम नरेश जी पर बरस पड़े। ये क्या था राम, तुम्हारा बेटा इतना कुछ कर गया और तुम हमको बताना ज़रूरी नहीं समझे? हमको नहीं मालूम था, राम नरेश जी बिना किसी भाव के बोले। शायद उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था अब कि जायदाद किसके नाम है और किसके नहीं। तुमको कैसे नहीं मालूम? बेटा तुम्हारा, वकील तुम्हारा और जायदाद पाने वाला बेटा भी तुम्हारा, बड़े पापा गुर्राते हुए कहे। क्या फ़र्क पड़ता है भैया, सब है तो घर में ही, ऊपर से अंतिमवा को मिला है तो अच्छा ही है। चाचा जी बड़े पापा की ओर देख बोले, अरे वही तो दिक्कत है, वो जसन नालायक और गैर जिम्मेदार लड़का अपनी यासियों में सब उड़ा देगा और हमारे हाथ में आएगा ठेंगा। बड़े पापा का खून खौलसा गया अंतिम को याद करते ही। बीते कुछ सालों से हमेशा से बड़े पापा अंतिम को कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे, मगर अब जायदाद की बात से वो और उत्तेजित हो गए। उनकी बात चाची जी को रास नहीं आई और वो जल्दी से सामने आते हुए बोले, छोटी हूँ भैया, लेकिन एक बात कहूँगी, अंतिमा वो लड़का है जो सालों से घिसी चप्पल पहनकर घूम रहा, अपने लिए कुछ नहीं करता। घर के मरम्मत में भी उसी के सारे रुपए गए थे। आप ही सोचिए, वो उड़ाएगा जायदाद। छोटी, अब तू अपने जेठ के आगे बोलेगी? भूल मत, अंतिम माँ की वजह से तुझे कितना दुख उठाना पड़ा था। बड़ी माँ तमतमा उठी और सालों पुराने विशाखा चाची के घाव को कुरेद दी। अंतिम माँ की गलती नहीं थी भाभी, वहाँ तेल गिरा था, उसमें उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? और जो हुआ मेरे साथ हुआ, उसमें आपका क्या जाता है? चाची जी भी अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। राधा उनकी बात को सुन घबरा गई।
क्योंकि उसे ये बात मालूम ही नहीं थी कि चाची जी का कोई बच्चा भी मरा है, जिसका कसूरवार वो पूरा परिवार अंतिम को मानता है। उसे अभी बहुत कुछ नहीं मालूम था इस घर के बारे में। चाचा जी इशारे से चाची जी को चुप रहने को बोले तो चाची जी मन मार कर सीढ़ियों पर बैठ गई। देखो, जो बात है साफ है, और तब मर गया। और बड़े पापा आगे अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही एक तेज दर्द भरी चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। शहीद हुए हमारे भैया, खबरदार आइंदा कोई मरने की बात भी इस घर में किया तो याद रखना, अंतिम तुबे नाम है हमारा। अंतिम, जुबान संभाल कर बोलो, पापा है वो हमारे। पुष्कर भैया अंतिम को फिर दबाने की कोशिश करने गए, मगर इस बार अंतिम की लाल आंखें देख उनके पूरे शरीर में सिरहन सिर दौड़ गई। राम नरेश जी नीरस भाव से अंतिम की ओर देख लाचारगी से चाचा जी की ओर देखे, क्योंकि वो जानते थे अंतिम इस वक्त बेहद गुस्से में है और उसका गुस्सा मतलब कहर बस आने को है। जमीन को रौंदते हुए अंतिम सबके सामने आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे जो किसी कोचिंग सेंटर का फॉर्म था। हाँ तो पुष्कर भैया उन्हें कह दीजिए, जिसके मरने की बात कर रहे वो हमारे लिए सब कुछ थे। अंतिम उसे गुस्से में गरजती आवाज से बोला। किसे तकलीफ है? हमारे सामने बोलिए, अभी चले जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन दोबारा हमारे अर्थ भैया को कौनो कुछ कहना मत। तू क्या करेगा रे? यहाँ सबसे ज्यादा फायदा तुझको ही हुआ है अर्थवा के जाने से, तिरछी मुस्कान के साथ। अर्थवा की होने वाली पत्नी भी तेरी, और उसके साथ बच्चा पैदा करेगा तो जायदाद भी तेरा। इससे देखा जाए तो शुक्रगुजार होगा महादेव का कि अर्थ आया नहीं वापस। आखिरकार बड़ी माँ अपने अंदर उबलते आग को बाहर उगलती हुई बोली। सुधा जी से ये सब अब सुना नहीं गया, वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। तभी चाची जी अपना दुख भूल जल्दी से उनके पास पहुंची उन्हें संभालने को। अंतिम के हाथ में कुछ कागजों के साथ उसका हेलमेट भी था। वो अपनी आंखें गुस्से में बंद किया, जिसके बाद एक तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई, धम्म। अंतिम गुस्से में अपना हेलमेट जमीन पर पटक चुका था। सभी सहम कर कुछ कदम पीछे हट गए। जब अंतिम अपनी आंखें खोला, उसकी आंखें लाल थीं। ना अर्थ भैया की पत्नी हमारी पत्नी है और ना उनका जायदाद हमारे या हमारे बच्चे के नाम होगा, काहे से कि हम कभी राधा जी से संबंध बना ही नहीं सकते। जिसको भी जायदाद चाहिए जहर डाल के ले आओ हमारे खाने में। अंतिम को यूं चिल्लाते देख राधा उसे संभालने आगे बढ़ने लगी, मगर उसके कदम रुक गए जब अंतिम खुद पुष्कर भैया के सामने बढ़ा और उनकी आंखों में क्रोध से झांकते हुए बोला, दूसरों की तरह हमें पैसे नहीं चाहिए और ना ही हमको पता था इस सब के बारे में। अब आइंदा हमारे सामने ऐसा कोनो बात हुआ तो भूलिए मत हम कौन थे भैया। वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए अंतिम सीढ़ियों के पास जाकर रुका और बिना मुड़े बोला, जिसको जहर देना है हमें अभी दे दो, हम ऊपर इंतजार कर रहे हैं, ना ही करेंगे कौन सवाल। इतना बोल अंतिम वहां से चला गया। राधा की सांसें अटक चुकी थी अंतिम की बात सुन, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। इस डर से राधा उसकी ओर भागी, मगर जब तक कमरे में पहुंचती अंतिम कमरा अंदर से बंद कर चुका था। इधर बड़े पापा जो खुद डरे हुए थे राम नरेश जी की ओर देख बोले, तुम कुछ कहते काहे नहीं? जानते हैं पागल है, ये लड़का गुस्से में कुछ नहीं देखता। हम कहने लायक कोई छोड़ा है? बड़े पापा की ओर देख, याद है कुछ साल पहले आप ही बोले थे अपने बेटे को चुनो या परिवार। चुन लिए परिवार, तब अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो उसे करना है करे, हमसे कोई कुछ आकर मत बोलो। राम नरेश जी सुधा जी की ओर बढ़े और उन्हें संभालते हुए कमरे के अंदर लेकर चले गए। नीचे अब भी सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। वहीं ऊपर घबराई हुई राधा बार बार दरवाजे को पीट रही थी।
दुबे जी दरवाज़ा खोलो, एक बार मेरी बात सुनो, दुबे जी दरवाज़ा खोल दो। लेकिन अंतिम अब तक दरवाज़ा नहीं खोला। अंतिम क्या था पहले और क्या है आज, जानने के लिए सुनते रहिए, क्योंकि खुलेंगे इसी कहानी में सारे राज। शुक्रिया एक साथ सबको कहानी को इतना प्यार देने के लिए। मुझे कोई टिपिकल कहानी नहीं लिखनी थी, रियलिटी लिखनी थी। उम्मीद है ये सारे रियलिटी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी ज़िंदगी से। बाकी मैं जितनी बनारस में हूँ और बनारस जितना मेरे अंदर है, हर एक बनारसी चीज़ से रूबरू कराऊंगी। तो हेलो हेलो हेलो, मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइंदा मुझे ये बात बतानी ना पड़ी। ओके।